नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ते जा रही है। त्रिकोणीय मुकाबला बीजेपी, जनसुराज और तीसरी तरफ है आरजेडी। इसको लेकर हमने पहले भी चर्चा की है, लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि कितनी जोर डाल रही है बीजेपी, कितने जोर डाल रहे हैं प्रशांत किशोर, और आरजेडी की क्या हालत है, क्या है वहां की जातीय समीकरण, क्या है वहां के वोटर्स के कैलकुलेशन। राजनीतिक विशेषज्ञ से जानेंगे। देखिए, हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार पांडे सर, जो 30 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने पूरा परिवर्तन अपने सामने देखा है। तो बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। सर, आपने बिहार की एक बड़ी राजनीति, बहुत 30 वर्षों से आप राजनीति में हैं, इसको करीब से देख रहे हैं, और अब बांकीपुर का उपचुनाव एक ऐसा चुनाव हो गया है जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। सिर्फ बिहार तक ही ये सीमित नहीं रह गया है, क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर का जो बोलबाला है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आखिर सर क्या समीकरण है इसको लेकर? ये बात तो है कि अपने कार्य अनुभव में हमने 16-17 विधानसभा और लोकसभा का चुनाव देखा। 16-17 और बहुत करीब से देखा। ये अवसर मिला जब संयुक्त बिहार था, तब भी बिहार और झारखंड था, झारखंड के भी लोकसभा क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्र। तब की राजनीति तब का कुछ और था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ अब तो बदल गया है। अब यह चर्चा आप कर रही हैं बांकीपुर विधानसभा के सीट के लिए जो उपचुनाव हो जी। देखिए, एक सीट का चुनाव है ये। भले ही इस चुनाव से कोई सरकार की सेहत बनेगी बिगड़ेगी नहीं, इससे कोई सरकार नहीं बनेगी, लेकिन एक सीट का चुनाव है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के लिए ये खुद उनकी पार्टी, उनकी विश्वसनीयता, और बिहार में वो जो अभी लंबे समय से राजद का शासन रहा, फिर अभी एनडीए का शासन रहा जी। पहले नीतीश कुमार रहे, अब सम्राट चौधरी हैं जी। ये विकल्प बनने के लिए जो दम भरते हैं, जो उनकी कार्य योजना बनी उसके भरोसे की भी विश्वसनीयता और भरोसा जी, इसकी अग्नि परीक्षा है इस चुनाव में। खुद पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो मैं ये मानता हूँ कि बांकीपुर का उपचुनाव दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खाली की है जी। 7-8 चुनावों से उनका इस परिवार का, पहले उनके पिताजी, फिर वो खुद यहाँ से विधायक रहा करते थे। कहने के लिए ये कहा जाता है कि ये कायस्थ बहुल कंस्टिट्यूंसी है जी। और खासकर दो कंस्टिट्यूंसी राजधानी पटना की थी, एक कंस्टिट्यूंसी कुम्हरार की और दूसरा बांकीपुर को, जिसको कायस्थ बहुल क्षेत्र कहते थे। अब एक सीट तो हो गई, अभी संजय गुप्ता वहाँ से हो गए एमएलए, जो कुम्हरार की सीट थी जहाँ अरुण कुमार सिन्हा होते थे जी। अब एक सीट बची है जो कायस्थ बहुल है, और अब यही कारण है कि 2 कैंडिडेट बदले जी। बीजेपी ने एक पहला कैंडिडेट बदला अभिषेक को, फिर उसके बाद बदला अभी नीरज को जी। एक कायस्थ जाति से ही आते हैं जी। तो कास्ट का जो एक कंपोजिशन कैंडिडेट का होता है उसी को ख्याल में रख करके किया जी। तो इस चुनाव में खुद बीजेपी के अध्यक्ष के लिए भी ये प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया है कि उनके द्वारा खाली की गई सीट जी, क्या फिर वहाँ इस बार उनका आदमी पर लोग भरोसा करेगा। मतलब जो नितिन नवीन ने दूसरा कैंडिडेट दिया है जी, लोग ये उनके कैंडिडेट के कारण उन पर भरोसा करेंगे कि प्रशांत किशोर को मौका देंगे जी। ये उपचुनाव का मोटा मोटी यूँ कहने के लिए आपने ठीक ही कहा कि इसमें त्रिकोणीय मुकाबला है। राजद भी जो मुख्य विपक्षी दल है, भले उसके नेता तेजस्वी यादव आज बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से बाहर हैं, अभी तो विदेश दौरे पर हैं। अब वो 25-26 तारीख को स्वदेश लौटेंगे जी। तो अभी असेंबली चल रही है, उसमें भी वो नदारत हैं विपक्ष के नेता के रूप में। खैर, ये तो उनकी बात है, लेकिन बिहार में राजनीति की धुरी है तो एक और जहाँ एनडीए है तो दूसरी ओर राजद भी है। राजद को जो जनाधार वोट है, खासकर मुस्लिम और यादव की बात आप करते हैं, तो अब इस चुनाव में उसकी भी परीक्षा है कि राजद का जो वोट है, क्या उसमें प्रशांत किशोर से हमारी करेंगे जी। क्या यादव भी और मुसलमान भी बीजेपी को हराने के लिए इस बार प्रशांत किशोर को कहीं पसंद करेंगे? ये एक परीक्षा है, कुछ सारे सवाल हैं। अब तो ये जनादेश जो होगा, जनता 30 तारीख को अपना जनादेश दी और 3 को नतीजे आएंगे। अब तो 6 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, और पूरी ताकत बीजेपी ने झोंक रखी है उसमें। केंद्रीय मंत्री, एमपी, एमएलए
पूरा एनडीए का ही, आप समझिए 40 कि स्टार सारे लोग, प्रचारक। हाँ, ये सब लोग चुनावी रंग में हैं। अभी प्रशांत किशोर के अनुसार तो वो कह रहे हैं कि सभी 202 एनडीए के विधायक, जी 30 एमपी जो एनडीए के हैं उसमें कौन बचा है, सो अभी नहीं आए हैं। और ख़ास करके उसी तरह से पूरा संगठन, कोई एक आकलन बता रहे हैं जिस तरह से मंडल का, शक्ति केंद्र का कोई 8 से 10 हज़ार बीजेपी के वर्कर्स डोर टू डोर और मोहल्ले मोहल्ले प्रचार में लगे। 8 से 10 हजार हाँ, वर्कर्स। और ये इससे ये मैं इसलिए संकेत दे रहा हूँ कि बीजेपी ने बांकीपुर सीट को किस ढंग की प्रतिष्ठा की सीट मान रखी है, मानना भी चाहिए। जी इसलिए कि पार्टी के अध्यक्ष है, देखिए इस चुनाव में जो मैंने आपसे कहा, जी कोई सरकार बनेगी बिगड़ेगी नहीं, जी लेकिन प्रशांत किशोर ने 2 कॉल दिया है। एक तो बीजेपी को हराना है, दूसरा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके निशाने पर। जी पहली बार बिहार में बीजेपी सत्ता में आई है और मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। वो कहते हैं कि जिस ढंग से बीजेपी जिसको चाहे मुख्यमंत्री बना दी है, कैसा मुख्यमंत्री जो का ये बीजेपी का बैकग्राउंड का नहीं है, ये पार्टी का मनमानी है, तो इससे एक तो दबाव बनेगा जी कि हम, प्रशांत किशोर का कहना है कि यदि हम चुनाव जीत जाएंगे तो बीजेपी पर जो ये सिलेक्शन है कहीं ना कहीं एक देर सवेर सीएम भी बदलने को बाध्य होगी। जी एक तो उनका ये दावा है, दूसरा कहना है कि वो यदि जीत जाएंगे जी तो एक और भी सामने ये होगा कि जो एनडीए के सत्तारूढ़ दल के विधायक, जैसे वो कहते हैं रविशंकर प्रसाद, जी उन्हीं की एक कंस्टिट्यूंसी पड़ती है। आज वो मैं देख रहा था, एवं दी पीपुल्स कह रहे थे कि भाई आप अपने सांसद को जानते हैं, जी तो कौन है वो, आते हैं आपके बीच, 2 साल हुए चुनाव जीते हुए, कभी आए? मतलब उनका कहना है कि यदि हम चुनाव जीत गए तो न सिर्फ रविशंकर प्रसाद, बल्कि रविशंकर प्रसाद सरीखे जो एनडीए के 30 सांसद हैं, जी 202 विधायक हैं, उन पर एक दबाव होगा और वो जनता से कनेक्ट करना शुरू करेंगे। जी ये लोग तो सिर्फ वोट के समय में वोट लेते हैं डिफरेंट कारण से लोगों को करके, और फिर उसके बाद जनता के बीच जाते नहीं, जनता की परवाह नहीं करते हैं। तो जी। बांकीपुर का ये चुनाव खुद प्रशांत किशोर निश्चित रूप से एक बदलाव के प्रतीक है। जी और ये जो आप सब सवाल उठा रही हैं कि जो जी राजद के लोग हैं, यदि राजद का वोट शिफ्टिंग, पिछले चुनाव में 40,000 वोट मिले थे राजद को, जी और नितिन नवीन को 98,000 से अधिक वोट मिले थे। जी मतलब विपक्ष से दूना वोट मिला है बीजेपी को, और 51-52 हज़ार वोट का अंतर है। तो सबसे बड़ा तो सवाल है कि यदि राजद का वोट बैंक में संधमारी करने में बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर सफल होते हैं, और कुछ 10% फ्लोटिंग वोट होता है, जी नॉन कमिटल वोट होता है, जी अब वो वोट करते हैं, तो निश्चित रूप से एक लड़ाई सीधी, एक तो सीधी लड़ाई में अभी प्रशांत किशोर ने जो एक माहौल दिखा दिया है, जी तो जीत जाएंगे ये अभी मैं दावा नहीं कर रहा हूँ कि जी। वो जीत जाएंगे, लेकिन बीजेपी को हराना आज भी एक उनके लिए कठिन चुनौती है। लेकिन सेकंड पोजीशन भी यदि प्रशांत किशोर होंगे इस उपचुनाव में, तो एक तरह से कहिए उनकी जीत होगी कि एक विपक्ष का चेहरा बनेंगे, बड़ा संदेश। और खुद जैसा मैंने आपसे कहा कि खुद उनकी विश्वसनीयता, जनता उन पर भरोसा करे, इसकी भी उनकी अग्नि परीक्षा है। जी इस चुनाव में जो पार्टी का असेंबली के चुनाव में 238 सीट जीते लड़े थे वो, जी और कोई एक सीट खाता नहीं खुला था। जी अधिसंख्य कैंडिडेट की और जमानत जब जमानत देखिए जब। बीजेपी की स्ट्रेटजी जरा देख लिए। जी मैं देख रहा था आज भी बीजेपी में एक और जन स्वराज पार्टी का जो प्रदेश संयोजक हैं अभियान समिति का, सुधीर शर्मा ज्वाइन किए। जी इसके पहले 3-4 लोग जो कैंडिडेट रहा है मनेर का, इन पिछले 2 चुनाव में सबको भी, केसी सिन्हा जी जो कुम्हरार से थे, ये लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं। जी ये एक पार्टी संदेश दे रही है ये कि जन स्वराज पार्टी से जो उस पार्टी में लोग थे उनका मोह भंग हो गया है, लोग छोड़कर। जी, एक चुनाव के समय एक देखिए ये वार स्ट्रेटजी होती है। तो कुल मिलाजुलाकर प्रशांत किशोर तो खूब रणनीतिकार हैं। जी। और वो देखा आपने, कल बीजेपी का शिष्टमंडल गया था चुनाव अधिकारी से मिलने के लिए, जी कि वो अभी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 40 लाख की सीमा निर्धारित है, वो फर्जी नाम से बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। ये सब तरह की बातें हो रही है। और खुद कल आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जी तो कुल मिला कर वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप, ये सिलसिला अभी तो परवान चढ़ गया है। अभी बचे 6 दिन में देखिए और क्या क्या नजारा। अभी मैं देख रहा था कि जनस्वराज प्रशांत किशोर से जुड़े एक व्यक्ति जो होटल का कारोबारी हैं जी, उनके होटल पर भी छापा पड़ा। वहाँ पर एक, जहाँ प्रशांत किशोर जिस होटल में ठहरते हैं वहाँ भी छापा पड़ा। पुलिस वहाँ मने, ये कुछ हद दिखाता है कि सत्तारूढ़ दल में, बीजेपी में निश्चित रूप से एक घबराहट तो बढ़ा दी है प्रशांत किशोर ने। अब प्रशांत किशोर यदि चुनावी जंग में नहीं होते तो फिर ये बांकीपुर उपचुनाव की चर्चा जो आप कई बार कर चुकी हैं, ये आप चर्चा नहीं करती। तो अभी तो
नतीजे में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब सीधी होती दिख रही है। इस बार आरजेडी का कैंडिडेट, जिसको आरजेडी पिछले गायब। चुनाव में 46,000 वोट आया था, अब जी। यही तो देखना होगा कि राजद का आधार वोट वो बरकरार रहता है कि उसमें भी कहीं कहीं कोई सीजन होता है और उसमें कैंडिडेट जो अभी प्रशांत किशोर हैं उसमें जी। सेंधमारी करते हैं। यदि वो सेंधमारी करने में सफल हो गए जी तब तो समझिए लड़ाई का रंग कुछ और हो जाएगा। बिल्कुल। ये बात अभी फिलहाल मैं कहूँगा कि इस बार चुनाव में जीत हार का अंतर निश्चित रूप से 51-52 हज़ार वाला नहीं होना होगा। है। वो 5-10 हज़ार का अंतर हो तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। यही आज की तारीख में बांकीपुर उपचुनाव में जो अभी चुनावी रंग दिख रहा है अभी, जी। वो यही है मुझे, मेरी नज़र में। तो तमाम बातें आपने सुनी है। देखिए, अगर प्रशांत किशोर को जीतना है तो सेंधमारी तो करनी पड़ेगी आरजेडी के वोट में, लेकिन साथ ही साथ और क्या क्या रणनीति वो अपना रहे हैं, तमाम बातें आप देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अभी पूरे बिहार में इसी बात की चर्चा है कि जन सुराज या भाजपा। तो नतीजे आएंगे 3 अगस्त को और आपके साथ साझा ज़रूर करेंगे। लाइव सिटीज़ ही आपको सबसे पहले बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका भी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लाइव सिटीज़। तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।